गुड मॉर्निंग। यूनिट 14 बायोमोलिक्यूल्स इस चैप्टर में आ जाते हैं स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज पर। पहले भी हमने फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर देखा था। 6 कार्बन एटम्स होते हैं उसमें, C6H12O6 ये हमारा फॉर्मूला होता है। 6 कार्बन एटम है, कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड। एंड फ्रक्टोज में कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप होता है। एंड इसकी हम यदि टेट्रा वैलेंसी पूरी कर दें तो यहाँ CH2OH दे दें हम, और यहाँ भी हम CH2OH दे सकते हैं। ये OHH, HOH, फिर अगेन HOH, ये हमारा है D माइनस फ्रक्टोस। ये है हमारा स्ट्रक्चर का नेम। D से मीनिंग है ये कॉन्फ़िगरेशन के लिए डिनोट किया जाता है। मैक्सिमम OH ग्रुप आपको देखिए राइट साइड में ही मिलेंगे, इसलिए D कॉन्फ़िगरेशन में आता है। माइनस से मीनिंग है ये लेवोरोटेटरी है। लेवोरोटेटरी का मतलब ये है कि ये प्लेन पोलराइज लाइट को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है, इसलिए हम यहाँ पर माइनस साइन देते हैं। और कंपाउंड हमारा फ्रक्टोस है, इसलिए फ्रक्टोस लिखा हुआ है। ये इसका ओपन चेन स्ट्रक्चर है, बट ओपन चेन स्ट्रक्चर फ्रक्टोस की सारी प्रॉपर्टीज को शो नहीं करता है, तो इसके लिए हमने इसका भी एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाया है। साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे? तो इसमें जो 5th कार्बन एटम है, यदि हम नंबरिंग शुरू करें 1 2 3 4 5 6, तो 5th कार्बन एटम से हमने OH को अलग कर देना है और इसको हमने सेकंड प्लेस पे लगा देना है। सेकंड प्लेस पे लगाने से मीनिंग कुछ हम इसको इस तरह से बनाएंगे। ये हमारा सेकंड कार्बन एटम, इसमें हमने डबल बॉन्ड को ब्रेक कर दिया है। ये इसका डबल बॉन्ड है, ये हमने ब्रेक कर दिया, और इसकी एक वैलेंसी पे हमारा ऑक्सीजन है ये, और एक वैलेंसी जो है इसमें CH2OH है, ये ऊपर जो CH2OH है। एंड नीचे जो वैलेंसी है इसमें ये कार्बन H, फिर ये OH, फिर देन ये कार्बन OH H, फिर देन 5th कार्बन, ये हमारे पास है H, और 5th के साथ ही CH2OH ये जुड़ा हुआ है। और जो 5th में हमने OH को अलग किया था, उस OH को हमने यहाँ लगा दिया। कार्बन की एक वैलेंसी फ्री है, इसमें O लगा हुआ है, उस O को हमने यहाँ लगा दिया। इस O की 2 वैलेंसी है 1, एंड ये 2 वैलेंसी, कार्बन की 4 कंप्लीट हो गई, इस कार्बन की भी 4 कंप्लीट हो गई। इस तरह से ये हमारा जो स्ट्रक्चर बना है, ये साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोस है। इसका नेम हमें देना है, तो हम बताएंगे इसको अल्फा डी माइनस फ्रक्टोस, ये इसका नेम है। अल्फा से मीनिंग ये एक तरह का एनोमर है। एनोमर का मतलब ये है कि जो फर्स्ट प्लेस है, सॉरी सेकंड प्लेस है, इस सेकंड प्लेस में जो OH ग्रुप लगा हुआ है, ये OH ग्रुप राइट साइड में है। जब OH ग्रुप राइट साइड में होगा तो हम पोजीशन देंगे अल्फा, यही OH ग्रुप लेफ्ट साइड में हो जाएगा तो हम उसे बोल देंगे बीटा, जैसे इस स्ट्रक्चर में हम कर रहे हैं। OH हमने ले लिया, सिंगल बॉन्ड C, CH2OH, ये इस कार्बन के लिए बात चली, फिर देन C, ये H OH, फिर देन C OHH, फिर देन C, यहाँ H आएगा तो यहाँ पर आ जाएगा CH2OH, और फिर O, और ये O हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिए। इसका नेम है बीटा डी माइनस फ्रक्टोस, ये हम इसका नेम देंगे। अल्फा और बीटा एनोमर में थोड़ा कंपेयर कर लें। जो हमारे पास सेकंड कार्बन एटम है उसमें OH राइट साइड में है तो अल्फा हो गया, और OH हमारा लेफ्ट साइड में है तो ये हमारा बीटा हो गया। तो इस टाइप से हमारे ये 2 स्ट्रक्चर्स हैं। अब ये जो 2 स्ट्रक्चर हैं अल्फा और बीटा, इनको हम एक फ्यूरन हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, उसके बेसिस पे इसका फ्यूरेनोज स्ट्रक्चर बनाते हैं। वो कुछ इस तरह से होगा, फ्रक्टोज का फ्यूरेनोज स्ट्रक्चर। एक्चुअल एक कंपाउंड है हमारे पास, उसे हम बोलते हैं फ्यूरन। ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, 5 मेंबर्ड रिंग है ये, 1 2 3 4 5, और ये भी देखिए 5 मेंबर्ड ही है, 1 2 3 4 एंड 1 5। तो इसीलिए ये जो फ्रक्टोज है इसकी एनालॉगी फ्यूरन से रिलेटेड होती है, इसलिए हम ये फ्यूरन को लेके चल रहे हैं। अब हमें अल्फा डी फ्रक्टोज बनाना है, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा।
हमने डबल बॉन्ड ब्रेक कर देना है, तो 4 वैलेंस इसकी फ्री हो गई, CH2OH, तो हमने यहाँ ले लिया है CH2OH, यहाँ पर OH, फिर देन OHH, OH, then H, H, OH, फिर देन H, CH2OH। तो ये हमारा बन गया अल्फा स्ट्रक्चर। बीटा हमें बनाना है तो सिर्फ एक ही चेंज हम यहाँ करेंगे, बाकी पूरा पार्ट वैसा ही रहेगा। कार्बन एटम को नंबर दें तो ये हमारा हो जाएगा सेकंड, देन थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और फिर बाहर वाला 6 होगा। OH हम ऊपर कर रहे हैं और यहाँ पर CH2OH कर रहे हैं, बाकी पार्ट वैसे ही रहेगा। OHH, HOH, फिर देन H और ये हमारा CH2OH। फर्स्ट वाले का नेम अल्फा डी माइनस फ्रक्टो फ्यूरेनोज, ये बोलते हैं इसको, अल्फा डी माइनस फ्रक्टो फ्यूरेनोज। और इसे हम बोलेंगे बीटा डी माइनस फ्रक्टो फ्यूरेनोज। इस टाइप से दो हमारे अलग अलग स्ट्रक्चर्स आते हैं फ्रक्टोज से रिलेटेड। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रोटीन्स। तो नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाए, प्रोटीन्स पर। प्रोटीन्स के बारे में भी आप जानते ही हैं, बट बायोमॉलिक्यूल्स में हमने प्रोटीन्स की स्टडी किस तरह से करना है उसको यहाँ पर देखते हैं। एक्चुअली प्रोटीन्स पॉलीमर होते हैं एंड पॉलीमर ऑफ अल्फा एमिनो एसिड्स होते हैं, यानी अल्फा एमिनो एसिड्स का ये पॉलीमर होता है प्रोटीन। सेवरल अल्फा एमिनो एसिड्स को यदि हम एक चेन में रख लें और उसके बाद एक मैक्रोमोलिक्यूल बनाए तो वो मैक्रोमोलिक्यूल होगा प्रोटीन। तो पहले हम यहाँ एमिनो एसिड को कंफर्म करें कि एमिनो एसिड क्या होते हैं। एमिनो एसिड का मतलब है वो सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें 2 फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं। एक होता है एमीन फंक्शनल ग्रुप एंड एक होता है COH फंक्शनल ग्रुप। मतलब ये कार्बोक्सिलिक एसिड है और ये एमिनो ग्रुप है, इसीलिए इसे कंबाइनली बोलते हैं एमिनो एसिड्स। कोई एक एग्जांपल ले लें, जैसे मान लीजिए हमने COH लिया है, यहाँ पर C है, यहाँ हमने NH2 लगाया है और ये R है। फंक्शनल ग्रुप ड्रॉप करें तो ये अल्फा प्लेस है। इस अल्फा प्लेस में सीधे NH2 ग्रुप कनेक्ट है, इसका मतलब ये अल्फा एमिनो एसिड है। यही हम यदि कंपाउंड ऐसा ले लें CH, यहाँ वैलेंसी पूरी कर दें H, और अब बीटा बनाना चाह रहे हैं। बीटा के लिए यहाँ NH2 ले लिया, एक CH2COH, अल्फा प्लेस बीटा प्लेस पे NH2 आ गया, तो इसे बोलेंगे बीटा एमिनो एसिड। गामा एमिनो एसिड भी होता है, यही NH2 लगाते हैं, फिर CH2COH, अल्फा बीटा गामा वैलेंसी पूरी करें H, तो इसे हम बोलेंगे गामा एमिनो एसिड्स। बट हमें जरूरत है सिर्फ अल्फा एमिनो एसिड की, तो हम इसी तरह के कंपाउंड की यहाँ पर स्टडी करेंगे, क्योंकि अल्फा एमिनो एसिड्स के ही कॉम्बिनेशन से प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। तो ये था हमारे कुछ एग्जांपल्स एमिनो एसिड से रिलेटेड। अब आते हैं क्लासिफिकेशन पर, और वो भी अल्फा एमिनो एसिड्स के क्लासिफिकेशन पर। क्लासिफिकेशन ऑफ एमिनो एसिड्स, पहले एमिनो एसिड देख लें उसके बाद फिर अल्फा पे आ जाएगी। क्लासिफिकेशन ऑफ एमिनो एसिड्स। एमिनो एसिड्स को हम 3 क्लासेस में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट होता है एसिडिक एमिनो एसिड। नेम से क्लियर है, एसिडिक एमिनो एसिड में 2 COH ग्रुप रहेंगे एंड 1
NH2 ग्रुप रहेगा, तभी हमारा एसिडिक नेचर ज्यादा होगा, तो कंप्लीट एमिनो एसिड को एसिडिक बोला जाएगा। कोई एक एग्जांपल ले लें, हमने लिया है COH, CH2, CH, NH2, COH। इस कंपाउंड में यदि हम देखें तो दो COH ग्रुप प्रेजेंट है और एक ही NH2 ग्रुप है, तो एसिडिक नेचर ज्यादा है, इसका मतलब इसकी कैरेक्टरिस्टिक एसिडिक नेचर की हो गई। कंपाउंड का नेम है एस्पार्टिक एसिड, एंड एस्पार्टिक एसिड के लिए एक 3 लेटर कोड आता है ASP और एक 1 लेटर कोड आता है D। ये इसका 3 लेटर कोड है और ये 1 लेटर कोड है कैपिटल D, और ये ASP कुछ इस तरह से लिखा जाएगा, एस्पार्टिक एसिड। नंबर B, न्यूट्रल एमिनो एसिड। न्यूट्रल से मीनिंग 1 COH ग्रुप होगा एंड 1 NH2 ग्रुप होगा, मतलब बैलेंस्ड रहेगा, मतलब इस कार्बोक्सिलिक एसिड से इस बेसिक नेचर को न्यूट्रलाइज किया जाएगा, इसीलिए इसे बोलते हैं न्यूट्रल एमिनो एसिड। कोई एक एग्जांपल ले लें, CH2, COH और यहाँ पे हमने NH2 लिया है। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड ग्लाइसिन, ग्लाइसिन कहते हैं इसे, GLY 3 लेटर कोड है एंड 1 लेटर कोड इसका G होता है, कैपिटल G 1 लेटर कोड। तो इस तरह से ये न्यूट्रल एमिनो एसिड। फिर द नेक्स्ट नंबर C, नंबर C है बेसिक एमिनो एसिड्स। बेसिक एमिनो एसिड, नाम से क्लियर है, 2 NH2 ग्रुप है इसमें एंड 1 COH ग्रुप होता है, इसलिए इसे बोला जाएगा बेसिक। कोई एक एग्जांपल ले लें तो NH2, CH2 4, CH2, COH। ये हमारे पास एक कंपाउंड है बट इसमें एक ही NH2 है, तो यहाँ पर एक NH2 और लगा देते हैं हम ये। अब इस कंपाउंड में देखिए 2 NH2 ग्रुप है एंड 1 COH ग्रुप है, तो इस पूरे कंपाउंड को हम बोलेंगे बेसिक एमिनो एसिड एंड इसका नेम है लाइसीन, LYS इसका 3 लेटर कोड है एंड K 1 लेटर कोड आता है इसका बेसिक एमिनो एसिड्स का। तो इस टाइप से ये हमारे क्लासिफिकेशन था एमिनो एसिड्स का। अब 2 टाइप के हम एमिनो एसिड देख लें जो हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछे जाते ही हैं। टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड्स भी हम बोल सकते हैं उसको, टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड्स। फर्स्ट टाइप असेंशियल एमिनो एसिड। असेंशियल एमिनो एसिड का मतलब ये है कि वो सारे एमिनो एसिड जो हमारी बॉडी के लिए जरूरत में है और डाइट के थ्रू हमारी बॉडी में एंटर करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं असेंशियल एमिनो एसिड्स। बेस्ट यदि हमें एग्जांपल लेना है तो एग्जांपल ये लाइसीन का ही हम ले सकते हैं। लाइसीन के साथ साथ एक और है वेलाइन। वेलाइन के लिए 3 लेटर कोड हमारा VAL होता है एंड 1 लेटर कोड V होता है, कैपिटल V। तो अब ये हमने ले लिया, ये है असेंशियल एमिनो एसिड। ये हमारी बॉडी में नहीं बनता, ये डाइट के थ्रू हमें लेना होता है, इसलिए इसे बोला जाता है असेंशियल एमिनो एसिड। और एक सेकंड है नॉन असेंशियल, मतलब इसकी हमें जरूरत नहीं होती है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी में ही सिंथेसाइज्ड होता है, ये सिंथेसाइज्ड इन आवर बॉडी में ही बनता है, इसलिए इसकी जरूरत नहीं होती है। और इसके एग्जाम्पल से भी हमें लेना है तो एक बता सकते हैं ग्लाइसीन। ग्लाइसीन अभी आपने देखा था थोड़ी देर पहले, GLY और G है इसका 1 लेटर कोड। एक एलानिन भी होता है, एलानिन ALA और 1 लेटर कोड कैपिटल A।
दो दो एग्जांपल्स आपने दोनों के ही आपने याद रखना। तो इस तरह से ये टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड्स हो गए। अब इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ले लें एमिनो एसिड्स की, सम प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज में यही होता है कि ये कलरलेस सॉलिड होते हैं, यूजुअली कलरलेस सॉलिड है। सेकंड, ये वाटर सॉल्युबल होते हैं और इनका जो एक्वस सॉल्यूशन होता है, इन एक्वस सॉल्यूशन में क्या करते हैं, इनका जो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो ग्रुप है ये 1 प्रोटॉन को डोनेट करता है और जो NH2 ग्रुप है ये 1 प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है। एमिनो एसिड में दो फंक्शनल ग्रुप है NH2 और COH। तो एक्वस सॉल्यूशन में जो कार्बोक्सिलिक एसिड ये प्रोटॉन को डोनेट करेगा, प्रोटॉन मींस H+, तब ये कन्वर्ट हो जाता है CO- में और ये कन्वर्ट हो जाता है NH3+ में। ओवरऑल मॉलिक्यूल न्यूट्रल होगा बट उसमें 2 पोल्स बनेंगे, एक पॉजिटिव पोल और एक नेगेटिव पोल, मतलब एक तरह का डायपोल बन जाता है वो, डायपोलर मॉलिक्यूल। एंड ये जो डायपोलर मॉलिक्यूल है इसे बोला जाता है ज्विटर आयन। ये ज्विटर आयन किस तरह से फॉर्म होगा तो उसका फॉर्मेशन देखें। फॉर्मेशन कुछ इस तरह से होगा ज्विटर आयन का। मान लीजिए ये हमने लिया है कोई कार्बोक्सिलिक एसिड और साथ ही साथ NH2 एमिनो एसिड है और एक्वस सॉल्यूशन में रिवर्सिबल रिएक्शन होगी, H+ यहाँ जा रहा है, तब ये RCH NH3+ बन जाएगा, सिंगल बॉन्ड COO- होगा। दिस आयन इज कॉल्ड ज्विटर आयन एंड ये जो ज्विटर आयन है ये एम्फोटेरिक कैरेक्टर का होता है, एम्फोटेरिक नेचर का है। एम्फोटेरिक नेचर का मतलब ये है कि ये एसिड एंड बेस दोनों के साथ रिएक्शन कर सकता है, इसीलिए इसे बोलते हैं एम्फोटेरिक नेचर का है ये ज्विटर आयन। बट ज्विटर आयन का फॉर्मेशन तभी होगा जब हम एक्वस सॉल्यूशन लेंगे, किसी भी एमिनो एसिड का एक्वस सॉल्यूशन लेंगे तभी ज्विटर आयन का फॉर्मेशन होगा। अब आते हैं प्रोटीन्स के फॉर्मेशन पर। एंड प्रोटीन्स का फॉर्मेशन होता है पेप्टाइड लिंकेज से, और पेप्टाइड लिंकेज के बाद पॉलीपेप्टाइड का फॉर्मेशन होता है, पॉलीपेप्टाइड। अब जैसे मान लीजिए हमने एक मॉलिक्यूल लिया है CH2COH, वैलेंसी कंफर्म करें तो ये हो गई, कंपाउंड है ग्लाइसिन, जानते हैं आप। और एक कंपाउंड हमने लिया है, ये है हमारा एलानिन, CH3CH NH2COH, दोनों ही अल्फा अमीनो एसिड है, बिकॉज अल्फा प्लेस पे NH2 ग्रुप है, यहाँ भी अल्फा प्लेस पे NH2 ग्रुप है, क्योंकि अल्फा अमीनो एसिड्स के कॉम्बिनेशन से हमारा प्रोटीन बनता है। तो ये 2 हमने अलग अलग अल्फा अमीनो एसिड्स ले लिए और यहाँ से OH को अलग करिए, यहाँ से H को अलग करिए, तो देखिए कंपाउंड क्या बनेगा, NH2 ये हमारा वैसे ही है, CH2 C डबल बॉन्ड हो, OH अलग हो गया है, यहाँ से H अलग हो गया है, NH, फिर then CH, COH and CH3। इस टाइप से हमने एक कंबाइंड मॉलिक्यूल फॉर्म किया है, रिमूव क्या हुआ है, H2 रिमूव हुआ है। दिस कंबाइंड मॉलिक्यूल इज कॉल्ड डाइपेप्टाइड। इसे डाइपेप्टाइड कहा जाता है बिकॉज 2 अल्फा अमीनो एसिड्स का ये कॉम्बिनेशन है, इसलिए डाइपेप्टाइड हुआ। और इसमें जो लिंकेज है ये CONH लिंकेज, दिस CONH लिंकेज इज कॉल्ड पेप्टाइड बॉन्ड, इसे बोला जाता है पेप्टाइड बॉन्ड। कई बार ये क्वेश्चन आता है कि पेप्टाइड बॉन्ड को आप एक्सप्लेन करिए, तो पेप्टाइड बॉन्ड में आप बता सकते हैं 2 अल्फा अमीनो एसिड मॉलिक्यूल को जब हम कंबाइन करते हैं
तो इनके बीच में इस तरह का एक बॉन्ड बनता है, उसी को हम बोलेंगे पेप्टाइड बॉन्ड, और आप रिएक्शन बना के उसे शो भी कर सकते हैं। तो ये था हमारा डाइपेप्टाइड। अब 3 मॉलिक्यूल को हम कनेक्ट करेंगे तो ट्राई बनेगा, 4 को कनेक्ट करेंगे टेट्रा बनेगा। सेवरल अल्फा एमिनो एसिड मॉलिक्यूल को यदि हमने कंबाइन किया तो पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन हो जाता है। एंड पॉलीपेप्टाइड का स्ट्रक्चर कैसा होगा उसको अभी हम यहाँ पे देख लेते हैं। बड़ा आसान है, जो हमने डाइपेप्टाइड बनाया उसी से हम पॉलीपेप्टाइड बना सकते हैं। NH2 में एक H को आप अलग कर दीजिए, वैलेंसी फ्री कर दें, CH2 CO NH, ये वैसे ही है CH CH3 एंड C डबल बॉन्ड हो, वैलेंसी फ्री, और यहाँ N लगाते हैं। N से मतलब है इस तरह के सेवरल मॉलिक्यूल एक दूसरे से कनेक्ट रहेंगे, मतलब यहाँ देखें तो सेकंड थर्ड फोर्थ इधर कनेक्ट हो जाएगा, फिफ्थ सिक्स सेवंथ इधर कनेक्ट हो जाएगा, और ये लॉन्ग चेन का फॉर्मेशन करेगा। इसी लॉन्ग चेन को हम बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड। और यदि हम इसका कॉम्बिनेशन देखें तो एक्चुअली ये G अल्फा है एंड ALA, ये चेन को शो कर रहा है। हम इधर आगे और भी लगा सकते हैं, लाइसिन लगा सकते हैं, एस्पार्टिक एसिड लगा सकते हैं, तो ऐसा ढेर सारा हम लॉन्ग चेन का फॉर्मेशन कर सकते हैं, और ये इस तरह से सीक्वेंस भी बनते जाएगा इसमें। तो ये था हमारा पॉलीपेप्टाइड, और पॉलीपेप्टाइड को ही हम बोलते हैं प्रोटीन। अब आते हैं प्रोटीन के टाइप्स पर, टाइप्स ऑफ प्रोटीन। टाइप्स ऑफ प्रोटीन, और प्रोटीन के 2 टाइप होते हैं, एक होता है फाइब्रस प्रोटीन और एक होता है ग्लोबुलर प्रोटीन। दोनों में डिफरेंस क्या है? फाइब्रस प्रोटीन, इसका स्ट्रक्चर फाइबर लाइक होता है, और ग्लोबुलर प्रोटीन का स्फेरिकल शेप होता है, स्फेरिकल शेप, स्फेरिकल शेप इसका बनता है। ये जो फाइब्रस प्रोटीन है वाटर इंसॉल्युबल है, एंड जो ग्लोबुलर है ये वाटर सॉल्युबल होता है, वाटर सॉल्युबल। एग्जांपल्स यदि हम फाइब्रस के लें, केराटिन जो हेयर में होता है, मायोसिन ये मसल्स में होता है। ग्लोबुलर के लिए एग्जांपल्स लें, इंसुलिन जानते ही हैं आप, एल्ब्यूमिन ये एग में होता है, एग में जो प्रोटीन होता है, व्हाइट पार्ट जो होता है एग में, उसे हम बोलते हैं, मतलब पहले तो कच्चा अंडा लेंगे तो उसमें कलरलेस पार्ट जो है वो एल्ब्यूमिन होता है, और बाद में जाके जब उसको हम बॉईल कर लेते हैं रबरी पार्ट बन जाता है, तो फिर वो फाइब्रस में कन्वर्ट हो जाता है। तो इंसुलिन, एल्ब्यूमिन ये हमारे एग्जांपल्स हैं ग्लोबुलर प्रोटीन से रिलेटेड। अब नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स पर, कि प्रोटीन के स्ट्रक्चर किस तरह से बनते हैं उस पर आते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, ये क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में। फर्स्ट प्राइमरी स्ट्रक्चर, एंड प्राइमरी स्ट्रक्चर में हम ये बताते हैं कि जो पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है डिफरेंट अल्फा अमीनो एसिड्स के कॉम्बिनेशन से, उसमें सारे ही अल्फा अमीनो एसिड एक सीक्वेंस में जुड़े हुए रहते हैं, मतलब उनका एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है। ये प्राइमरी स्ट्रक्चर कह रहा है, मतलब उसमें यदि किसी भी अल्फा अमीनो एसिड को यदि हमने चेंज कर दिया, ये वहां चेन से अलग हो गया, तो एक डिजीज वहां पर क्रिएट होने लगती है। सेकंड है सेकेंडरी स्ट्रक्चर, एंड जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है इसमें 2 स्ट्रक्चर्स हैं, अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर एंड सेकंड है बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर। ये 2 स्ट्रक्चर्स आते हैं सेकेंडरी में। अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर का मतलब ये एक तरह की कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है, एंड इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, CONH, ये H बॉन्ड यहाँ आ जाएगा,
फिर यहाँ पर O डबल बॉन्ड C और फिर सिंगल बॉन्ड NH, इस तरह से ये H बॉन्ड यहाँ पे मिलते हैं। इसे हम बोलेंगे अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर। और बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर में जितने भी अल्फा अमीनो एसिड्स के मॉलिक्यूल्स हैं, जो पॉलीपेप्टाइड चेन है, सेवरल पॉलीपेप्टाइड चेन एक शीट का फॉर्मेशन कर लेती है, इसीलिए उसे बोलते हैं बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर। इसमें भी एच बॉन्ड्स होते हैं, सेवरल क्वांटिटी में एच बॉन्ड्स आपको यहाँ पर मिलेंगे, तो ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। फिर देन थर्ड आता है टर्सरी स्ट्रक्चर। एंड ये जो टर्सरी स्ट्रक्चर है ये और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर से भी, और इसमें एच बॉन्ड्स तो आते ही हैं, साथ ही साथ डाइसल्फाइड लिंकेज भी होता है इसमें, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्सेस भी प्रेजेंट होते हैं, और वंडरवॉल फोर्सेस भी आपको मिलेंगे। तो ये डिफरेंट फोर्सेस होने की वजह से जो टर्सरी स्ट्रक्चर है ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होने लगता है और कॉम्पैक्ट डिस्क जैसे बनने लगता है। फिर फोर्थ है लास्ट स्ट्रक्चर, क्वाटेनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। क्वाटेनरी स्ट्रक्चर ये कह रहा है कि जो डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं वो क्वाटेनरी स्ट्रक्चर में एक तरह की सब यूनिट होती है। मान लीजिए हमारे पास 4 पॉलीपेप्टाइड चेन, उससे मिलकर हमने प्रोटीन का फॉर्मेशन किया, तो ये जो 4 पॉलीपेप्टाइड चेन है, ईच पॉलीपेप्टाइड चेन इज कॉल्ड सब यूनिट। मतलब उस सब यूनिट से मिलके ही हम एक कंप्लीट यूनिट बना रहे हैं, तो उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं क्वाटेनरी स्ट्रक्चर, और ये और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है टर्सरी की कंपैरिजन। तो इस तरह से ये हमारे मेन थे स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। लास्ट पार्ट पे आते हैं डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन पर, कि प्रोटीन का डीनेचुरेशन किस तरह से होगा। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन में सेकेंडरी एंड टर्सरी स्ट्रक्चर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। सेकेंडरी एंड टर्सरी स्ट्रक्चर्स आर कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड, बट प्राइमरी स्ट्रक्चर रिमेन्स इंटैक्ट। मतलब प्राइमरी स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं होता है। तो इस तरह की जो प्रोसेस होगी, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन होगा। बेस्ट कोई एक एग्जांपल ले लें। मान लीजिए हमने एग लिया है, कच्चा अंडा, और उसको हमने बॉईल कर लिया है। जब हम बॉईल कर लेंगे तो उसको हम बोलेंगे डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। मतलब उसमें सेकेंडरी एंड टर्सरी स्ट्रक्चर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, बट प्राइमरी स्ट्रक्चर उसका वैसे का वैसे ही रहता है। तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। थैंक यू।